उपचुनाव को लेकर घमासान तेज, पासा पलटने की तैयारी में नाथ। कांग्रेस बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति। कौन करेगा मिशन 24 फतेह। प्रदेश में कोरोना से जंग के बीच सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। बीजेपी ने ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर अपनी बिसात बिछाना शुरू किया तो सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस भी फिर से वापसी की रणनीति में जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मिशन 24 का टारगेट तय किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा की। माना जा रहा है कि सभी सीटों के लिए कांग्रेस जल्द सर्वे का काम शुरू करेगी और स्थानीय मुद्दों और जातिगत समीकरणों के हिसाब से उम्मीदवार तय होंगे। हर सीट की एक एक विधायक और एक एक पूर्व मंत्री को जिम्मेदारी दी जा रही है। हमारी पार्टी इस सिलसिले में अपनी तैयारियां प्रारंभ कर चुकी है। प्रतिदिन बैठकें हो रही हैं। अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और तमाम जिम्मेदार नेता कार्यकर्ताओं से फीडबैक पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी स्वयं ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह आशान्वित है। सभी 24 विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस कोरोना की लड़ाई को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस इसे उपचुनाव में मुद्दा भी बनाएगी, लेकिन बीजेपी ने कोरोना से जंग के बीच कांग्रेस की इस तैयारी पर कई सवाल उठाए हैं। राजनीतिक दल के नाते कांग्रेस कम से कम थोड़ा तो विचार किया करे कि कोविड-19 से संकट में जूझ रहा है समाज, तो राजनीतिक दल धरना प्रदर्शन आंदोलन केवल चुनाव के लिए नहीं, सेवा और सहयोग के लिए भी होते हैं, सामाजिक सरोकारों के लिए भी होते हैं। आप नेताओं से बातचीत इस सेवा और सहयोग करने के लिए नहीं कर सकते। आप सर्वे करने लोग भेज रहे हो, वो रोटी देने लोग नहीं भेज सकते। वैसे ये उपचुनाव दोनों पार्टियों के लिए डू और डाई वाला होगा, लेकिन सिंधिया फैक्टर के कारण कमलनाथ के लिए ये उपचुनाव बेहद मायने रखता है। दूसरी तरफ राजनीतिक पंडित मानते हैं कि कोरोना क्राइसिस और उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी ने जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर क्राइसिस को संभालने का भरोसा जताया है, वे दोनों जंग के लिए मादा रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मिशन 24 की तैयारी। पूरा देश अभी मिशन कोरोना को जीतने में लगा है और यकीनी तौर पर जीतेंगे भी हम। लेकिन इस बीच राजनीतिक मिशन की सरगर्मियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। तेजी से बढ़ने का मतलब ये है कि अभी सतह पर, सरफेस पर कुछ नहीं है, लेकिन भीतर भीतर तैयारी शुरू हो गई है। दोनों ही खेमों ने एक दूसरे की ताकत का अंदाज़ा लगाना भी शुरू कर दिया है और एक दूसरे की कथित कमजोरियों का आकलन, उसका एस्टिमेट लेना भी शुरू कर दिया है। यानी अभी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पर तौलने की है कि आसमान में हमारी परवाज़, आसमान में हमारी उड़ान कहाँ तक हो सकती है। ये बाई इलेक्शंस बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक पार्टी जो करीब करीब 1.25 साल के बाद मध्य प्रदेश में सत्ता से उसको हटना पड़ा क्योंकि वो बहुमत के मुद्दे पर उलझ गई, और एक दूसरी पार्टी बीजेपी जो कांग्रेस को एक तरह से डिसलॉज करके, अपदस्थ करके सत्ता में आई है। उसके सामने चुनौती ये है कि वो ये बताए कि उसकी लोकप्रियता इंटैक्ट है। वो जो बीते 15 साल उसने मध्य प्रदेश में शासन किया है, उसका जलवा, उसका रुतबा बरकरार है। और ये बाई इलेक्शन की मैक्सिमम सीट्स जीतने की उसकी कोशिश यही होगी कि वो ये बता सके कि बीजेपी का मध्य प्रदेश में विकल्प नहीं है। और कांग्रेस बाउंस बैक करने की तैयारी करेगी। निश्चित तौर पर बहुत ही दिलचस्प ये संग्राम होगा, क्योंकि इस संग्राम में बहुत कुछ दांव पर लगेगा। बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा, दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा, और वो नेता जिनकी वजह से ये बाई इलेक्शन हो रहा है, उनमें से कितने फिर टिकट लेने में कामयाब होते हैं, और टिकट लेने में कामयाब होने के बाद जीतने में कितने कामयाब या सफल होते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। तो आज इसी अहम मसले पर हम बात करेंगे। सतह पर ऊपर कुछ नहीं, लेकिन अंदर हलचलें बेहद तेज़। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात करिए। हमारे साथ हैं बीजेपी के युवा नेता और पार्टी के लिए स्पोक्स पर्सन पंकज चतुर्वेदी जी। बहुत स्वागत करता हूं पंकज जी आपका। उनके काउंटर पार्ट हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अब्बास हफीज़ साहब, उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और साथ ही हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रभु पटेरिया जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। पटेल साहब, पहली टिप्पणी आपकी, आपसे टिप्पणी लेकर हम शुरू करते हैं बातचीत को। किस तरह देखते हैं आप ये जंग जो है, बहुत ही दिलचस्प जंग होगी। और एक दिन पहले बंसल न्यूज़ से बातचीत में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर मध्य प्रदेश,
उन्होंने कहा कि कोई चुनौती नहीं है और जो धड़ा बीजेपी में आकर मिला है, तो बड़ी सुंदर संज्ञा दी उन्होंने कि कुल और जल मिलते हैं तो पता नहीं चलता। तो उन्होंने कहा कहीं कोई समस्या नहीं है और बीजेपी एक ज़बरदस्त विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। कमलनाथ जी का ये दावा है कि सहानुभूति फैक्टर भी होगा और कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता, जिन विधायकों ने इस्तीफे दिए, क्षेत्र की जनता सवाल करेगी कि क्यों उपचुनाव में ले गए। इसको उम्मीद लगाकर वो कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि वो काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन करे। किस तरह आप इस बाई इलेक्शन को देखते हैं और क्या आकलन है आपका? जी मेरा सवाल है शरद जी। जी पटेल साहब, आपसे ही सवाल है। जी जी शरद जी, मुझे लगता है कि ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है यदि मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें, और जिस तरीके की मध्य प्रदेश में परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश, यदि मैं कहूं आज की स्थिति में, तो मुझे मध्य प्रदेश जो है मध्यावधि की कगार पर खड़ा हुआ दिखता है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले चुनाव में मैंडेट मिला था, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और जिस तरीके से 1.25 साल ये सरकार चली है खींचतान के साथ, कि वो निर्दलीय जो समर्थन दे रहे थे वो लगातार ये कह रहे थे कि मुझे मंत्री बनाया जाए, या कोई अपने अलग काम के लिए दबाव बना रहा था। वही स्थिति से लगभग भारतीय जनता पार्टी भी 2-4 होती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से कैबिनेट का जो मिनी कैबिनेट बनी उसमें भी दिखाई दे रहा है कि 3 उनके हैं तो 2 उनके लेने पड़ रहे हैं। तो ये जो चुनाव है ये मध्य प्रदेश की दिशा तय करेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो हम मान के चलते हैं कि अगले 3.5 साल मध्य प्रदेश में एक स्थायी सरकार मिल सकती है। अंदरूनी खींचतान की जो रहेगी वो अपनी जगह है, लेकिन इस सरकार डामाडोल की स्थिति में नहीं रहेगी। कांग्रेस के लिए यहाँ काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका एक बड़ा चेहरा जो है ग्वालियर अंचल से, जहाँ 16 सीटें आती हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। तो वहाँ 1+1 2 हो गया। बीजेपी का कैडर और सिंधिया जी की छवि, जो उनका प्रभाव है उस क्षेत्र में, वो वहां पर असर दिखाएगा। कांग्रेस के यदि पूर्ण बहुमत चाहिए तो इनको पूरी 24 सीटें जीतने की जरूरत है मध्य प्रदेश में। जो आज की परिस्थिति में चूंकि सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी है, तो ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस को पूरी 24 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि हमने देखे पिछले 2 उपचुनाव हो चुके हैं इस दौर में, जो सत्ताधारी दल के पक्ष में गए थे। कमलनाथ जी ने जो उपचुनाव लड़ा छिंदवाड़ा में, बहुत कम मार्जिन से जीते। एक मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुरूप उनके नतीजे नहीं आए थे उस चुनाव के। तो ये जरूर है कि कांग्रेस से जनता पूरी तरह खुश नहीं है। भले कांग्रेस ने अच्छी वचन पत्र लेकर आई थी, अमल करने की कोशिश की, लेकिन जनता उतनी ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रही जितनी होनी चाहिए। कांतिलाल भूरिया जरूर जीते हैं, लेकिन शायद उनका अपना प्रभाव था वहां पर। जी जी जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि बाई इलेक्शंस माने जाते हैं कि वो रूलिंग पार्टी के पक्ष में एक स्वाभाविक रुझान लेकर चलते हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस इस एक जो पारंपरिक एक रुझान है, इस पारंपरिक रुझान में कोई चमत्कार पैदा कर पाएगी। बड़ा सवाल यही है, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है, जो चुनौतियां उसके सामने हैं, फिर एक बार अपने को एकजुट करना और अपनी ताकत को फिर से रीयूनाइट करना, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। हफीज़ साहब, इससे कितने इत्तेफाक रखते हैं आप कि यह आपकी प्रतिष्ठा की भी बात है, आपके वजूद की भी बात है, और आपकी पूरी ताकत, पूरे नेताओं की एक समन्वित शक्ति क्या चमत्कार पैदा करती है, बाई इलेक्शन ही दिखाएंगे। शरद जी, 1 सीट पे चुनाव हो या 30 सीट पे चुनाव हो या 22 सीट पे चुनाव हो, प्रतिष्ठा, दाव, वजूद, सब चीजें हर पार्टी का दाव पे होता है, वो कोई भी चुनाव हो। अभी यहाँ पर रही बात चुनाव के अंदर समन्वय कैसा होगा, देखिए हमारे यहाँ पे कोई गुटबाजी जैसी कोई चीज जो आरोप लगते थे वो आज की तारीख में नहीं है। अब ये इन चीजों से 2-4 जो होना पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को होना पड़ रहा है। जिस तरह से गुटबाजी के चलते उनको आपने देखा भी, एक झलक भी दिखी, कैबिनेट नहीं बना पाए समय पर, 1 महीने का कीर्तिमान स्थापित कर लिया कोरोना जैसे पेंडेमिक के दौर के अंदर। तो सब कुछ उनके साथ, बहुत कुछ समन्वय की जरूरत आज उनको है, हमें नहीं है। हमारा समन्वय के दम पे ही हम चुनाव जीते थे और अभी भी हमारे में समन्वय। आपने कहा कि उपचुनाव की जो परिणाम होते हैं वो रूलिंग पार्टी के फेवर में जाते हैं। ये उपचुनाव थोड़े अलग किस्म के हैं, ये मिड टर्म पोल जैसे उपचुनाव हैं, बहुत सारी सीट्स हैं, और वो भी वहां पर जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत यह है कि वो टिकट किसको देगी, उनको जिन्होंने जनता का मैंडेट को एक तरह से धोखा देकर छोड़ दिया, धोखा देके उसको कहीं और जाके मिला दिया, या उनका काडर उनको साथ देगा, या वहां का जो नेता जिनको वो हरा के आए थे वो उनका साथ देंगे। इस तरह की समस्याएं इनके साथ हैं। हमारी पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी चुनाव, जैसा पिछली बार लड़ा था, और हमें नतीजे मिलेंगे, क्योंकि जनता ने हमें नहीं नकारा। हमें तो शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी, जो साजिशें थी, उससे हमको सत्ता से और जबरदस्ती सत्ता के ऊपर आके बैठे जनता के मैंडेट के खिलाफ।
तो ये समय बताएगा। समय बहुत बलवान है कि कोरोना के चलते जिन लोगों ने पूरे प्रदेश को दांव पे लगा दिया, उनका साथ देगी जनता या हमारा साथ देगी जो हम कोशिशें कर रहे थे। जी, लेकिन वो कहावत भी ज़रूर याद रखनी है हम सभी को कि भाग्य हमेशा वीर और पुरुषार्थ के धनी का साथ देता है। तो कांग्रेस को इन दोनों चीज़ों को भी साधना है। एक बड़ी चुनौती ये बनती है उन स्थितियों में जब आप किसी गहरे झटके या सदमे से गुजरते हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने है। पंकज जी, अति आत्मविश्वास हमेशा युद्ध के मैदान में कहा गया है कि उसको लेकर चलना कई बार नुकसान उठाने का सबब बनता है, कारण बनता है। सब कुछ बीजेपी के लिए अनुकूल दिखता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगेगी इस बाई इलेक्शन में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, क्योंकि वो सारे विधायक जो माने गए हैं अपवाद स्वरूप 2-3 को छोड़ दें तो सारे के सारे सिंधिया जी के समर्थक हैं। और जैसा पटेल साहब ने कहा कि 16 सीट्स तो ग्वालियर चंबल रीजन से ही आती हैं। हालांकि सिंधिया जी का दायरा ग्वालियर चंबल से बाहर भी है और ये भी वजह है कि डंग, हरदीप सिंह डंग जैसे विधायकों ने मालवा रीजन से आते हुए त्यागपत्र दिया। आप किस तरह देखते हैं, क्या अपनी ताकत मानते हैं और क्या किस तरह से देखते हैं कि बीजेपी के साथ अब ये जो धड़ा है, क्या आप मानते हैं 1 और 1 11? शरद जी देखिए, पहले तो आपने प्रतिष्ठा की बात करी, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अब हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं अपनी अपनी क्षमताओं में, अपनी अपनी भूमिकाओं में, और अब किसी की भी प्रतिभा और प्रतिष्ठा विभाजित नहीं है। सबकी प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा है, सबकी प्रतिभा भारतीय जनता पार्टी की प्रतिभा है। और गुटबाजी का शरद जी आपने जिक्र किया, तो हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस में रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अभी भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो पार्टी निर्णय नहीं कर पाई हो, जिस प्रकार की राजनीतिक जूतम पैजार ग्वालियर चंबल के कांग्रेस के 2 कद्दावर नेताओं के बीच चल रही हो कि एक नेता का नाम लगभग तय माना जा रहा था और दूसरे नेता ने कहा कि मैं उनको नेता नहीं मानता हूं। आज भी कमलनाथ जी ने बतौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उन एक नेता महोदय को बुलाकर बातचीत करी हो, तो मुझे नहीं लगता शरद जी की कहीं किसी प्रकार की राजनीतिक तैयारी कांग्रेस पार्टी की है। हाँ, दिखावे की तैयारी जरूर हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार और संगठन दोनों का रणनीति बहुत स्पष्ट है कि पहले कोरोना के संक्रमण से मध्य प्रदेश को मुक्ति दिलाना। चुनाव में तो शरद जी जनता की कृपा और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं, चाहे वो शिवराज जी और सिंधिया जी और अन्य कार्यकर्ताओं को मिलेगा ही। और जैसा प्रभु जी ने स्पष्ट किया कि क्या शरद जी आज कांग्रेस पार्टी इन क्षमताओं में, इस हैसियत में है कि 24 की 24 सीटें जीत सके। जिनके 22-23 एमएलए नीचे से निकल गए, उनको पता नहीं चला, जो कहते रहे कि अभी संपर्क में उनसे अब बात हो रही, तब बात हो रही, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये सब शरद जी हवा राजनेताओं का ये हुनर तो कभी समझ में नहीं आया पंकज जी किसी को। ये ईश्वर भी नहीं समझ पाए इस माया को कि कौन कहां से किधर खिसक जाता है। जी नहीं शरद जी, मैं तो सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं मैं कि कमलनाथ जी के प्रति पूरे सम्मान के साथ, एक बहुत आदरणीय राजनेता, उनका पूरा सम्मान है। आज भले हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कमलनाथ जी इस मध्य प्रदेश के बड़े राजनेता हैं जी, पर जिस प्रकार की राजनीतिक सक्रियता कोरोना के दौर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते माननीय कमलनाथ जी की होनी चाहिए थी, वैसी शरद जी नजर नहीं आई। कहीं कोई संवाद उनका, कोई सार्वजनिक गतिविधि था, कोई सक्रियता, कोई सामाजिक सरोकार नहीं। कोई ट्वीट या चिट्ठी पत्री औपचारिकता के लिए आ जाए तो बात अलग है। तो मैं ये कांग्रेस का विषय है, ये कांग्रेस पर छोड़ता हूं, पर भारतीय जनता पार्टी किसी अति आत्मविश्वास में नहीं है। हम सब कार्यकर्ता कमल की छत्र छाया में, हमारा जो चुनाव चिन्ह कमल है उसकी छत्र छाया में पूर्ण विश्वास में है कि जब चुनाव का अवसर आएगा तो मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस की उस सरकार को और उस संगठन को करारा जवाब देगी, जिनके चलते मध्य प्रदेश में इन उपचुनाव की स्थितियां निर्मित हुई है। तो कहीं किसी प्रकार की चिंता की बात वो संगठन भारतीय जनता पार्टी और संगठन की प्राथमिकता कोरोना से लड़ना, हम शरद जी उस पर काम कर रहे हैं। चुनाव में अभी समय है, समय आएगा तो चुनाव भी लड़ लेंगे। आप हफीज साहब एक मिनट लूंगा मैं, बस सिर्फ ये कह रहा हूं कि इतना भी तय हो गया है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात से और पंकज जी ने जिस तरह से उसको आगे बढ़ाया है कि कोरोना बाय इलेक्शंस में एक अहम मसला होगा और बीजेपी इसका ठीकरा कांग्रेस के सर फोड़ने के लिए और कांग्रेस के पूर्व
मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनको जिम्मेदार और जवाबदेह बताते हुए कि तथाकथित रूप से ये जो अराजकता फैली है, ये इसकी जिम्मेदारी बीती कांग्रेस सरकार की है। ये मसला कोरोना इस बाय इलेक्शन का एक बड़ा, जी आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं प्रभु जी की तरफ चलूंगा। आपकी बात जी बहुत महत्वपूर्ण है, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और जनता ये जानती है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार वो पहली सरकार थी पूरे देश के अंदर राज्य सरकारों में से जिसने 12-13 फरवरी से अपनी तैयारियां शुरू करी, हेल्पलाइन नंबर शुरुआत की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चीफ सेक्रेटरी महोदय के थ्रू पीपीई किट आदि का सारी तैयारियां करने की बातचीत करी। उसके बाद जो लोग थे वो सब जानते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी ने किस तरह से कहा, तमाशा बना के रख दिया कोरोना को। नरोत्तम जी की आपने बात की, उन्होंने कहा कि कोरोना नहीं डरोना है, ये तो सरकार बचाने के उपाय हैं, और किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भाजपा अपने विधायकों को बिना मास्क बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लेकर गई विधानसभा के अंदर। ये सब जानते हैं। हमने मॉल्स बंद कराए, हमने स्कूल बंद कराए, हमने कॉलेजेस बंद कराए, हमने सोशल डिस्टेंसिंग की शुरुआत करी। तो जनता जानती है देरी किसने करी, इंदौर भोपाल को हॉटस्पॉट किसने बनाया। जनता निर्णय की रणभेरी बजेगी, रणभूमि में जाएंगे, पता चल जाएगा। चलिए पटेल साहब, ये तो तय हो गया है कि कोरोना अब इशू बन गया है और ये दोनों पार्टियों के बीच में कहीं पॉलिटिकल टसल का भी इन बाय इलेक्शंस में एक मंच बनेगा। कांग्रेस के लिए अगर किसी संजीवनी बूटी की बात करें, अभी अभी फिर रामायण आपने हमने सबने देखी है, संजीवनी बूटी लाने वाले हनुमान कौन हो सकते हैं कांग्रेस के लिए? और यही सवाल बीजेपी के लिए है कि क्या शिवराज जी, जिस तरह से वो हमेशा से खेवनहार मध्य प्रदेश में 13 साल मुख्यमंत्री रहते हुए और उसके बाद भी 1.25 साल में बीजेपी की नैया और उसकी पतवार और उसकी कमान वही लेकर चलते रहे, तो क्या आप कमलनाथ बरक्स शिवराज सिंह चौहान मुकाबिल कमलनाथ, यही लड़ाई देखते हैं? शरद जी, जिस तरीके से आपने रामायण के संदर्भ में कहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ही वो है जो भाजपा को इन 24 उपचुनाव में जो है गंगा पार कराएंगे जी, क्योंकि वो चेहरा पार्टी ने इसीलिए चुना है। शिवराज सिंह चौहान को चौथी बार मौका इसलिए दिया है कि पूरे प्रदेश में एक उनका जनाधार है, छवि है, गांव-गांव तक उनकी पहचान है। कमलनाथ जी से यदि हम तुलना करें तो कमलनाथ जी ने 15 महीने में कहाँ गए कमलनाथ जी? पूरे प्रदेश के 4 जिले नहीं घूमे होंगे वो जहां भी गए भी तो किसी कार्यक्रम में गए और वापस लौट कर आ गए। तो कमलनाथ जी ने कभी अपनी छवि जननायक की बनाने की कोशिश नहीं की, वो एक प्रशासनिक प्रमुख बनने की कोशिश उन्होंने की कि मंत्रालय में बैठकर पूरे दिन कामकाज निपटाते रहे। तो राजनीति में जो सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप जनता से कितना इंटरेक्ट करते हैं, वहां कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को लेकर कमी दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया के तौर पर एक हनुमान वहां पर मौजूद है, और कांग्रेस की जो आज सूची बनी है, कांग्रेस की जो आपने कोर कमेटी बनाई है, उसमें देखिए गुना अंचल की देखें या प्रदेश में जो कांग्रेस के बड़े नेता है दिग्विजय सिंह, वो उस सूची से गायब दिखाई दे रहे हैं। तो एक अंतर आपको समझ में आ जाता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों में कि वो कहां तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता स्वाभाविक तौर पर कोरोना को लेकर जाएंगे, वो कोरोना की बात करेंगे नीचे तक। कांग्रेस के लिए भी वो वही मुद्दा होगा कोरोना, इसके अलावा कोई मुद्दा देश में अभी फिलहाल है नहीं। और उस मुद्दे में कांग्रेस जरूर भाजपा पे आरोप लगा सकती है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 4 पेशेंट थे और अब 1100 करीब हो चुके हैं आज की तारीख में, यदि हम देखें तो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछला 1 महीना जो कोरोना की आमद का महीना था, उसमें दोनों दलों ने क्या किया? दोनों दलों के नेता या तो बेंगलोर में कुछ बैठे थे, कुछ मानेसर में बैठे थे, कुछ राजस्थान में बैठे थे। तो पूरी की पूरी दोनों पार्टियां जो है इसके लिए जिम्मेदार है कोरोना के लिए। अब जनता इसमें से क्या लेती है, दोनों जो कोरोना को लेकर जनता के बीच में जनता क्या समझती है, वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है हफीज साहब, ये बिल्कुल एक बड़ा सवाल है, वैलिड एक क्वेश्चन है जो ये बताता है कि राजनीतिक जंग में कोरोना तो पीछे छूटा है मार्च में, और ये सब ने देखा है, और इसकी बड़ी वजह यही रही कि दोनों पार्टियां जो मध्य प्रदेश की हैं तब भूमिका भिन्न थी, कांग्रेस सत्ता में थी और बीजेपी विपक्ष में थी। लेकिन ये लड़ाई दोनों की ऐसी थी कि 23-24 मार्च तक तो एक ही सवाल था कि सरकार बचेगी या गिरेगी, और अब बीजेपी आएगी तो फिर सरकार बनेगी तो मुखिया कौन होगा, यही सवाल मध्य प्रदेश में गूंजते रहे। बहरहाल ये एक विषय है जो जनता देखेगी कि कौन क्या जिम्मेदार है। लेकिन आपके यहाँ हनुमान जो रहे वो कमलनाथ ही रहे। 2018 में वो हनुमान बने और संजीवनी रूपी सत्ता कांग्रेस को, जो 15 वर्षों से सत्ता से दूर थी, लेकर आए। लेकिन इस संजीवनी बूटी को तथाकथित रूप से कुप्रबंधन रूपी जो पर्यावरण की अशुद्धियां हैं, जो भी कह लीजिए दार्शनिक अवधारणा है, या फिर आप कह लीजिए कि ये तथाकथित रूप से
बीजेपी की एक बड़ी मजबूत कॉन्स्पिरेसी थी, जो भी बात है, लेकिन ये संजीवनी सूख गई और 1.25 साल में ही आपको सत्ता से हटना पड़ा। अब इस संजीवनी का पुनर्जीवन करना है तो बड़ा लंबा है मामला सर। उस पहाड़ को उठाकर फिर लाना और फिर उसका रस टपकाना कांग्रेस रूपी शरीर में और फिर खड़ा करना ताकत से आसान नहीं है सर। जो कमलनाथ, देखिए आज जो शरद जी दौर है वो दौर नहीं है जो 2018 में हमारे बारे में कहा जाता था। जब कमलनाथ जी अध्यक्ष बन के आए थे तब लोगों ने हमारी एक तरह से कांग्रेस कमेटी की, कांग्रेस की सरकार आने की संभावना खत्म कीजिएगा, पंकज जी का कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगा जी। और बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज वो परिस्थितियां नहीं, आज हमारा काम है 15 महीने का और जनता को हम कनेक्ट करते हैं, चाहे वो बिजली के विषय पे हो, चाहे वो किसानों के विषय के ऊपर हो। हम बहुत जल्दी बहुत अच्छी अपने कामों के दम के ऊपर जाएंगे और जनता ने हमारा काम देखा है, उसके साथ साथ हम लेकर जाएंगे। एक आखिरी बात जो प्रभु जी ने कही थी बहुत महत्वपूर्ण है, आपने दोहराई थी, वो ये कि दोनों की जंग के अंदर जनता का नुकसान हुआ है। जंग शुरू किसने की थी? जंग भारतीय जनता पार्टी ने। जनता देखेगी सर, जनता तय करेगी। हम अपनी सरकार बचाने की कोशिश करना जरूरी थी हमारे लिए, पर भारतीय जनता पार्टी वो जनता माफ नहीं कर सकती। पंकज जी, आपने बीजेपी की समन्वित शक्ति की बात की है, लेकिन फिर भी हनुमान तो हमें तलाशने ही होंगे और प्रभु पटेरिया जी ने कहा है कि ये हनुमान है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। देखिए शरद जी, कांग्रेस पार्टी के पास ना मान शेष है, ना सम्मान, ना स्वाभिमान, और प्रभु श्री हनुमान तो बहुत दूर है कांग्रेस पार्टी के साथ। सर, बीजेपी का हर कार्यकर्ता प्रभु श्री हनुमान के सदस्य है और सब कार्यकर्ताओं में शरद जी इतनी शक्ति है कि जहां से चाहे वहां से संजीवनी लाकर जनता की सेवा कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अभी भाजपा संगठन और सरकार की प्राथमिकता पहले कोरोना से मुक्ति है। चुनाव का समय जब आएगा तो बीजेपी के सारे हनुमान प्रकट होंगे। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से जनता की कृपा भी मिलेगी और आशीर्वाद भी मिलेगा और बहुमत के साथ सरकार चलेगी। मध्य प्रदेश में प्रभु जी ने जिस मध्यावधि चुनाव की बात करी तो शरद जी आवश्यकता नहीं पड़ेगी जनता की कृपा से। 2023 में चुनाव होगा तब दोबारा फिर बीजेपी की सरकार पूरी मेजॉरिटी के साथ बनेगी और अभी भी मेजॉरिटी ये आएगी। अभी देखना कांग्रेस पार्टी को ये है कि वहां कौन अध्यक्ष होगा, कौन नेता प्रतिपक्ष होगा। जिस प्रकार प्रभु ने इशारा किया कि दिग्विजय सिंह जी को जिस प्रकार अलग किया गया, कमलनाथ जी अध्यक्ष हैं शरद जी, और कमलनाथ जी कहाँ है किसी ने देखा नहीं है। कोरोना में कमलनाथ जी क्या यहाँ पर मंत्रियों की पता नहीं शपथ हो है। सकती है, कमलनाथ जी की तरफ से क्यों नहीं कराएगी? चलिए बहुत धन्यवाद। सम्मान की लड़ाई थी तो सम्मान के साथ अपमान जो भूमिका थी वो नहीं नजर आ पाई। बहुत धन्यवाद बीजेपी का हर कार्यकर्ता शरद जी हनुमान है, सब पर प्रभु की कृपा है। चलिए वक्त बताएगा सर कि संजीवनी लाने वाले वो हनुमान कहाँ हैं। वो बीजेपी के पास हैं और क्या वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं या फिर कांग्रेस फिर अपनी ताकत एकजुट करके कोई चमत्कार पैदा करने की कोशिश करती हुई नजर आती है। लक्ष्य आसान कांग्रेस के लिए नहीं है, बीजेपी के लिए भी चुनौती गहरी है, क्योंकि जीतना है तो एक एटीट्यूड से जीतना है और ये भी बताना है कि 2.5-3 साल बाद होने वाले चुनाव में फिर मजबूती से बीजेपी अपना स्टैक, अपना दावा प्रस्तुत कर रही है और बीजेपी को ये भी साबित करना होगा इन बाय इलेक्शंस के ज़रिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की लोकप्रियता बरकरार है। और यही वजह है कि पिछली जो कांग्रेस की सरकार गिरी, जो दावा बीजेपी करती रही है कि वो अपने बोझ से गिरी, तो दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये बाय इलेक्शंस। कोरोना से लड़ाई के बाद जो अगली महत्वपूर्ण लड़ाई मध्य प्रदेश की है वो मिशन 24 है। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।